चलिए विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। साइंस की 9th क्लास की एनसीईआरटी की किताब का फिज़िक्स सेक्शन का आज हम पहला चैप्टर करेंगे। इसका नाम क्या है? मोशन। हमने लाइट भी किया, वो 8th क्लास का लास्ट चैप्टर था। अब मोशन कर रहे हैं 9th का पहला चैप्टर फिज़िक्स सेगमेंट का। अगर किताब के हिसाब से देखें तो ये किताब का चैप्टर 8 है। मोशन पहले भी किया था हमने, फिर एक बार और किया, एक बार और कर रहे हैं, एक बार और करेंगे। हम मोशन करेंगे जब तक हमें अच्छे से मोशन पूरा समझ में ना आ जाए। लेयर बाय लेयर हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शहर। ज़िंदगी में वैज्ञानिक सोच बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता रहता है कि जो हुआ क्यों हुआ, आगे होगा क्या, जो हुआ था उसका कारण क्या था। इससे हमें संतुष्टि रहती है। हमें कारण पता लगे तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम अक्सर पूछते हैं ना, बस एक बार बता दो तुम छोड़ कर क्यों गए। सामने वाला बता देता है, पता नहीं उससे क्या होता है, बट हम टिके जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वो वैज्ञानिक हो जाता है कि नहीं। आगे बढ़े। मोशन, मैं ऐसी बातें करता हूँ और ये है 9th क्लास का। सही में ये 9th वाले बच्चों को समझ आएगी मेरी ऐसी शैली, मेरी ऐसी बातें? अगर मान लो 9th वाला बच्चा कोई इन लेक्चर्स के बाद आगे बढ़ना चाहता है, उसे ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, विज्ञान जरूरी, ये वो, हमें संतुष्टि मिल जाती है। बिल्कुल भी छोटे नहीं होते 9th वाले, उन्हें सब समझ में आएगा। किसी गलतफहमी में ना जिए। चलिए, मोशन। अमूमन हम ये मानते हैं शहर कि कोई चीज़ मोशन में क्यों है। उसके लिए ये लाइन जो हमने आपको बहुत अच्छे समझा रखी है, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। व्हेन इट्स, यहाँ पर हमने ध्यान देने योग्य बात ये थी, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट तब मोशन में है जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गई। अब तक हमने यही पढ़ाया था आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पोजीशन है ए, कितने बजे थी? सुबह 10 बजे। 10 बजे आप ए पोजीशन पर खड़े हैं। 10:30 आप पोजीशन बी पे हैं, तो आप ए से बी पोजीशन तक आ गए 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में ए से बी पोजीशन में। और देखें तो अगर हम बात करें, आपने लगभग ये 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। 15 किलोमीटर, ए से बी की दूरी 15 किलोमीटर थी। आधे घंटे के तहत आप ए से बी तक पहुँचे। आप मोशन में हैं क्योंकि आप मूव हुए ना, आपकी पोजीशन चेंज हुई ना, टाइम के तहत हुई ना, 30 मिनट्स के तहत ये हुआ ना। आपने 15 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय की, ये हमने पूछा ना, तो आधे घंटे में तय किया आपने। 30 मिनट्स में पूरी की 15 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्लियर हुई कहानी? तो हम ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट, अमूमन ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। सब कुछ मूव कर रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो चिड़ियाँ, पक्षी, जानवर मूव करते हैं। हम हर रोज़ मूव करते हैं। हमारी आर्टरीज और वेन्स में ब्लड मूव कर रहा है ऑल द टाइम। हम सांस ले रहे हैं, सांस इनहेल एक्सहेल हो रही है, मूवमेंट हो रही है रेगुलरली। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, वो भी एक तरह की मूवमेंट ही कर रहा है। चीज़ों को चारों तरफ देखो, चाहे वो स्टार हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो गैलेक्सीज़ हैं, ये मूव कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, सब मूवमेंट में है। तो मोशन अपने आप में बहुत ही रोचक तथ्य है समझने के लिए, जिसका अमूमन समझने वाला भाव ये है। लेकिन कई बार ये ऐसे भी मोशंस हम समझते हैं, इन्फ्रेंसेस ऐसे भी डेवलप होती हैं कि हम उन्हें इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं कि हम मूव कर रहे हैं। ये हम इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये कैसे होता है, ध्यान से समझो। आप एक बस में जा रहे हैं और आप अपने बगल में गुजरते हुए पेड़ों को देख करके ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप मूव कर रहे हैं। आप इसी तरह से डिसाइड करते हो ना कि आप मूव कर रहे हो। क्यों? आपके अगल बगल से पेड़ गुजरते चले जा रहे हैं, बिजली के खंभे गुजरते चले जा रहे हैं, किनारे पर बनी बिल्डिंगें पीछे छूटती जा रही हैं, लोग पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है, जो भी आगे था वो आपके पास आया और गुजर गया, मतलब यू आर इन द मोशन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप रोज़ ये नोटिस करते हैं, रोज़ ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि सनराइज़ हुआ, सनसेट भी हो गया,
हुआ ना? जबकि देखा जाए तो आपको तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि आपने कोई मूवमेंट की, और जिस अर्थ पे आप खड़े हैं, आपको ये भी नहीं फ़ील हुआ कि उसने कुछ मूवमेंट की। आपने कोई मूवमेंट नहीं की, अर्थ ने कोई मूवमेंट नहीं की आपके मुताबिक, क्योंकि आपको अर्थ मूव करते हुए दिखी नहीं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस समय अर्थ पे खड़ा हूँ, ये तो किसी भी तरह से मूव नहीं कर रही। आई बात समझ में? तो जब ये मूव ही नहीं कर रही, मुझे मूव करते हुए नज़र ही नहीं आ रही, तो मुझे लगता है ये मूव नहीं करती। लेकिन अगर यही कहानी है, तो फिर सही मायने में रोज़ सुबह सूरज उगना और शाम को सूरज ढल जाना, डूब जाना, क्या सन मूव कर रहा है? सोचने वाली बात है, क्या सन मूव कर रहा है? तो इसको इस एक्सपेरिमेंट से ज़रा समझें कि आप उस बस में जा रहे थे, आपकी लाइन ऑफ साइट में पहले वो पिलर नहीं था या ट्री नहीं था, अचानक से आपकी लाइन ऑफ साइट में वो पिलर आया और फिर आपकी लाइन ऑफ साइट से वो पिलर चला भी गया, या वो ट्री आया और ट्री चला भी गया। क्या सही मायने में वो ट्री मूव कर रहा है या आप मूव कर रहे हैं? इसकी वजह से वो ट्री मूव करता आपको दिखा। जबकि अगर 2 मिनट के लिए आप बस से उतर कर के देखो, ट्री के पास खड़े रहो, या जो इंसान ट्री के पास खड़ा है उसे तो ये क्लियरली दिख रहा है कि मैं और ये ट्री दोनों मूव नहीं कर रहे। मेरे सामने से अभी यात्रियों से भरी हुई बस मूव हुई है, मेरे सामने से अभी एक बस मूव हुई या बस गई, पास हुई, और वो बस यात्रियों से भरी हुई थी, तो मेरे सामने से बस भी गई, मेरे सामने से बस में बैठे यात्री भी गए, तो दोनों मूव कर रहे हैं, बस भी मूव कर रही है, बस में बैठ के यात्री भी मूव कर रहे हैं। बट वो पेड़ और वो इंसान दोनों रुके हुए हैं। उनके लिए, उस इंसान के लिए जो पेड़ के बगल में खड़ा है, आप बस में बैठे हैं, आपके लिए वो पेड़ और वो इंसान मूव हो गया, आपको भी दिख रहा था, और आप कहेंगे यार चला गया, यार निकल गया, तूने मिस कर दिया। हम एकदम से किसी को बुलाते, कहते जल्दी कर जल्दी कर, नदी आई। हम ऐसा शब्द क्यों प्रयोग करते हैं कि नदी आई? हम क्यों नहीं कहते हम नदी के पास पहुंच गए, जल्दी कर, नदी आई। हम उसको बुलाते हैं, वो इतनी देर में सीट छोड़ के हमारे पास आता है, हम कहते हैं हट, निकल गई, चली गई वो। तो हम कहते हैं नदी आई, नदी चली गई। नदी में नहा रहे बच्चे कहते हैं अरे ट्रेन आई, ट्रेन आई, ट्रेन आई, और ट्रेन चली भी गई। वो बाय बाय टाटा टाटा करते हैं ना, बाय बाय टाटा टाटा, और आप लोग चले जाते हैं। उनका टाटा करना इस बात का प्रमाण है कि आप आए हैं और चले भी जाएंगे। ये वो टाटा कर रहे हैं कि आप रुकने वाले नहीं यहाँ पर, और आप उनको देख करके ये कह रहे हैं कि ओह जल्दी नदी में सिक्का फेंक दो, नदी चली जाएगी। नहीं, नदी वहाँ से कहीं नहीं गई, नदी रुकी हुई है। नदी रुकी हुई का मतलब नदी बहती है वैसे, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे वो है, उसमें नहा रहे लोग भी उसमें हैं। आपकी ट्रेन गुजर रही है, ये देखने का नज़रिया है। किसी को लग रहा है कि कोई और मूव कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो तो रुका हुआ है, लेकिन आप मूव कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंसेप्ट। तो सन जब राइज़ हो रहा है और सन जब सेट हो रहा है, अब बस की तरह आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि बस से निकल के तो आपने उतर के देख लिया कि एक्चुअली मैं बस ही मूव कर रही थी, वो पेड़ और उसके बगल में खड़ा इंसान तो रुका हुआ था। अब अर्थ की तरह ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि अर्थ से कहीं उतर जाऊं और फिर देखूं कि कौन मूव कर रहा है, सन मूव कर रहा है कि अर्थ मूव कर रही है। आई बात समझ में? ऐसा आपको करने के लिए अलाउड ही नहीं है, ऐसा आपके पास कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। तो मुद्दा ये है कि हमने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ये चीज़ों को समझा कि अर्थ रोटेट करती है, और अर्थ की रोटेशन की वजह से सनराइज़ होता है और सनसेट होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सन तो अपनी जगह पर ही है, सन तो कहीं पर भी नहीं गया। अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें ऐसा फील हुआ कि सन राइज़ हुआ, सन फिर धीरे धीरे ओवर द हेड आया, सन फिर धीरे धीरे स्लांट हो गया, और फिर सन सेट हो गया। तो हमने ये शब्द इस्तेमाल किया, सूरज उगेगा, सूरज सर पे चढ़ेगा, सूरज ढल गया। हमने इसको ऐसा नहीं कहा कि पृथ्वी घूम के सूरज की ओर जाएगी, फिर पृथ्वी घूमेगी तो सूरज उसके सर पे आ जाएगा, फिर पृथ्वी घूमेगी तो सूरज चला जाएगा, ऐसा नहीं। हमने सन के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को लिया, लेकिन एक्चुअली में अर्थ की रोटेशन की वजह से ये हो रहा था। बट आपको सन दिखा बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि जैसे आपको पेड़ दिखा बस में बैठे हुए। तो यहाँ पर आपको अर्थ की मूवमेंट इसलिए नहीं फील हो रही, उसका रीज़न कि वो जो पर्टिकुलर बाहर खड़ा हुआ पेड़ के साथ खड़ा इंसान है, उसको आपकी बस भी मोशन में नज़र आती है और उसमें बैठे यात्री भी मोशन में आते हैं।
लेकिन आप बस में जब बैठे हुए हैं, आपके साथ जो यात्री बैठा है, क्या आपको वो मोशन करते नज़र आ रहा है? क्या आपको वो मूव करते नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि आप दोनों ही उस सेम कैरियर पर चढ़े हुए हैं, उस सेम बस पर चढ़े हुए हैं, जो बस आप दोनों को लेकर के मूव कर रही है। तो यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं बन पा रहा। आई बात समझ में? आप और वो दोनों एक साथ हो। आप दोनों को अब कोई एक ऐसा कॉमन रेफरेंस चाहिए जो आपके साथ उस बस पे ऑन बोर्ड नहीं है, जिसके तहत आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि उसके रेफरेंस में हम मूव हुए, उस पॉइंट के रेफरेंस में हम मूव हुए। आई बात समझ में? तो वो जो पिलर है वहाँ पर, वो जो पेड़ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप मूव हो गए। डन? अब आप कहें कि सर अगर वो रेफरेंसेस नहीं होती तो इसका मतलब हम मूव नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, इसको भी समझेंगे। हम अभी ऑब्जर्वेशन को समझ रहे हैं, फिर हम समझेंगे कि आप कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे। इसके बेसिस पर भी हम आइडिया लगा लेंगे कि आपकी मूवमेंट हुई कि नहीं हुई। उसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को सीखेंगे और हम बताएंगे कि असल में आप अभी कहाँ हो, आप स्थापित कहाँ हैं और आपने सफ़र कितना किया। ये दोनों शब्द, स्थापित कहाँ हैं ये डिस्प्लेसमेंट से जोड़ेगा, आपने सफ़र कितना किया ये डिस्टेंस से जोड़ेगा। ये दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये है कि जो बॉडी मूव कर रही है, आप दोनों उसी पे ऑन बोर्ड हो, तो आप दोनों सेम ही टाइम पर सेम ही डिस्टेंस कवर करते चले जा रहे हो, सेम ही बॉडी पर। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के साथ हो, तो दोनों एक दूसरे को मूव करते नज़र में नहीं आ रहे हो। लेकिन वो जो पर्सन बाहर खड़ा है, उस पर्सन को अगर ध्यान से देखें तो उसके नज़रिए से देखा जाए तो 2 सेकंड पहले बस वहाँ थी, अभी अभी बस उसके सामने आई और 2 सेकंड के बाद बस वहाँ चली गई। तो उसके मुतल्लक अब अगर वो भी आपके साथ बराबर दौड़ना शुरू कर दे, ऐसे कई बार ऐसा हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं ना कि भूत बस के बिल्कुल बराबर बराबर दौड़ रहा था या बस के बराबर चल रहा था। अब कार्टून्स में भी ऐसा होता है। मान लीजिए कोई हवाई विमान लेकर के वो आ जाए आपके साथ ही, या जैसे मान लीजिए सुपरमैन के तौर पर आ जाए, अब वो भी आपके बराबर ही आ गया है बिल्कुल। तो अब आप तीनों एक साथ ही चल रहे हो, तीनों को कोई फ़र्क एक दूसरे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब चौथा आदमी कहीं खड़े होकर के देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि आप मूव कर रहे हो, क्योंकि सेम ही समय में आप तीनों सेम ही तरह से दूरी पूरी कर रहे हो और एक दूसरे के साथ हो। इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन मूव कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा है। जिस बस पर आप चढ़े हुए हो, उसी बस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उस बस के अलग नहीं। बस की एक रफ्तार है आगे की ओर बढ़ने की। बस में उठो और चलना शुरू कर दो तो आपको अपनी मूवमेंट फील हुई। लेकिन जब हम बस में बैठ कर के ही बस के साथ मूव कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि बस मूव कर रही जब तक हम बाहर की ओर ना देखें। या दूसरा, हमें बस की आवाज़ों से, उबड़ खबड़ धक्के धुक्कों से पता लगता है कि बस चल रही है। अगर ये सारी आवाज़ें बंद कर दी जाएँ, अगर किसी भी तरह से इसको फुली साउंड प्रूफ बना दिया जाए, कोई इंजन की वॉइस ना हो, तो बाहर जब कुछ दिख ही नहीं रहा कि कुछ है भी कि नहीं चारों दिशाओं में, तो उसी बस के ऊपर बैठ कर के आप चल रहे हो, आप कैसे बताओगे कि बस चल रही है? मुझे बताओ, आप कैसे रिलेट करोगे कि बस चल रही है? ना कोई आवाज़ें हैं, ना कोई इंजन है, एकदम शांत, मौन, एकदम मौन। ना कोई आसपास दिख रहा है कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में वो चल रही है पता लगे। इतनी बड़ी बस है कि दूर तक नज़र डालने पे दाएं बाएं बस के ही यात्री हैं। उधर भी देखते हो राइट, दूर तक बस के लोग, इधर भी लेफ्ट, दूर तक बस, और सारे बस में एक साथ ही आगे को बढ़ रहे होंगे। लोग इधर आगे पीछे घूमते नजर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बस चल रही है? बताएं। ठीक इसी तरह से पृथ्वी है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, आई बात समझ में? हम उस पर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं देखते हैं, वो इतनी बड़ी है कि लोग ही लोग नज़र में आते हैं। तो लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन हम सब उस पृथ्वी पर सवार हो करके भी एक मूवमेंट कर रहे हैं रोटेशन की, ये हमें नहीं दिख पा रहा होता, क्योंकि पृथ्वी के आसपास ऐसे कोई पेड़ पौधे नहीं हैं हवा में कहीं पर भी कि जिनके कॉन्टेक्स्ट में हमें लिखे कि ये देखो घूम रही है।
तो जो भी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर बहुत दूरी पर, जो चीज़ें हमारी कॉमन लाइन ऑफ साइट में आ जाती हैं, जैसे कि गैलेक्सीज़ हैं, सॉरी गैलेक्सीज़ कह रहा हूँ, कॉन्स्टलेशंस हैं रात को, या स्टार्स, और या फिर सन है दिन को, या फिर मून है रात को, उनके कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें फील हो जाता है कि नहीं, हम सारे मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में? फिर हमें फील हो जाता है कि हम सारे मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द कंसेप्ट। अब होता यह है कि इतनी बड़ी पृथ्वी, आप भी हैं उस पर, और जहाँ तक आपकी नज़र आती है वो लोग भी उसी पर हैं, और आप सब एक सेम समय में ही रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि उसी पृथ्वी के तहत आप सब रोटेशन में हैं। ऐसे में उसी पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को ही आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे हर चीज़ उसी पृथ्वी से जुड़ी हुई देख रहे हैं। पृथ्वी से अलग जब कुछ चीज़ें वहाँ पर रहेंगी ऊपर, उनके कंपैरेटिवली फिर पृथ्वी मूव हो रही है, ऐसा फील होगा। जैसे बाहर लगे उस पेड़ या खंबे के कॉन्टेक्स्ट में आपको फील हुआ कि आपकी बस मूव हो रही है, क्योंकि वो नहीं थे लाइन ऑफ साइट में, फिर आ गए, फिर सामने आ गए, फिर गुज़र भी गए। ऐसे ही सन है, वो पहले आएगा हॉरिज़ॉन पे, फिर वो हमारी आंखों के सामने उगता उगता हमारे सिर पे आ जाएगा, फिर वो पास हो जाएगा, और फिर वो डूब जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें आगे जा कर के इस्तेमाल में आएंगी जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मोशन के बहुत से इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जिनके वाया हम इन्फ्रेंसेस क्रिएट करते हैं कि मोशन है, मूवमेंट है। ओके, इसी तरह से मौसम बदलना, ये किसकी वजह से है? मोशन की वजह से। कौन से मोशन होते हैं? अब मोशन सिर्फ यही नहीं होता है कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, मोशन ये भी है कि पृथ्वी रेवोल्यूशन भी करती है, पृथ्वी रेवोल्यूशन भी करती है। तो इससे एक और चीज़ समझ में आई, आज के समय में हम अगर देखें तो क्या हो रहा है, शाम को सूरज कितने बजे ढल जाता है? 6 बजे से भी थोड़ी पहले। यही अगर आप जून के महीनों में देखें, 7:45-8 बजे तक भी रात नहीं होती, और आजकल रात 6 सवा 6 बजे हो जाती है। 2 घंटे का लगभग फ़र्क पड़ चुका है। इसका मतलब क्या है? गर्मियाँ थी और अब सर्दियाँ आने लगी, तो जब 2 घंटे सनलाइट का एक्सपोज़र रिड्यूस हो गया है, तो फिर सर्दियाँ तो आएंगी। अर्थ जो है वो ठंडी हो रही है। आई बात समझ में? ये सारे वैसे ज्योग्राफी के फिनोमेना, अभी उसको डिटेल में नहीं समझाना, लेकिन अर्थ ठंडी हो रही है क्योंकि अब 2 घंटे कम एक्सपोज़र है सनलाइट का, 2 घंटे से भी ज़्यादा। कैसे? पहले सनराइज़ भी तो जल्दी नज़र आ जाता था, अब देर से नज़र आता है। तो सुबह सूरज उगता भी देरी से नज़र आता है, उसकी हीट देर से मिलने लगती है, शाम को डूब भी जल्दी जाता है। देखो कहानी कितनी बदल गई। तो इसलिए रातें लंबी हो जाती हैं, सर्दियों की रातें लंबी हैं, गर्मियों में दिन बड़े हैं। तो सर्दियाँ हैं, फिर विंटर ठंडा है, पृथ्वी ठंडी हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ सिंपली रोटेशन नहीं कर रही। अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये सिंपली रोटेशन ही नहीं कर रही है, ये इसकी रोटेशन है। ये कैसे होती है? ये वेस्ट टू ईस्ट होती है, और इसी वेस्ट टू ईस्ट होने की वजह से अगर सन की बात मैं कर लूँ तो सन ऐसे है, ऑलवेज स्टेबल है। और सपोज़ कीजिए कि आप कहीं यहाँ पर रहते हैं, है ना? तो जब आप वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी रोटेट करेगी, जैसे ही आप सन के घेरे में, सन के हॉरिजॉन में आएंगे, आपको लगेगा ना सन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब देखो सन आपके ओवरहेड हो गया, अब सन आपके लिए जा रहा है, किसी और के लिए आ रहा है, तो सन तो वहीं पे है। आप वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है अर्थ, इसलिए ईस्ट से सनराइज़ हो रहा है आपके लिए, और वेस्ट में सनसेट हो रहा है आपके लिए। सन वहीं का वहीं है। ठीक इसी तरह से जब हमने दिन और रात रोटेशन से जोड़ दिए, सन राइजिंग एंड सनसेट इज रिलेटेड टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, सिमिलरली रेवोल्यूशनरी मोशन भी होता है, जिसे हम सर्कुलर मोशन भी कह देते हैं। सन वहीं पर है, ये आपकी अर्थ है। अब मैं थोड़ी देर के लिए रोटेशन को रोकता हूँ, और सन यहाँ से यहाँ तक है, दोनों साइड ही सन की हैं। और अगर मैं सपोज़ करें कि आपको ये दिखाता हूँ कि ये मान लीजिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका लेते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि इस समय में अगर मैं अर्थ को देखूं, सन यहाँ पर है, और सपोज़ कीजिए
हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया लें, ये ज़्यादा बेहतर उदाहरण है। सपोज़ कीजिए ये 22 दिसंबर है, तो आप देख पा रहे हैं कि सन पूरी तरह से वर्टिकल है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वर्टिकल है। तो वहाँ 25 दिसंबर को गर्मियों में क्रिसमस होता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। पृथ्वी को दो गोलों में बांटे अगर मैं इसे बिल्कुल बीच की रेखा मानूं, इक्वेटर, अर्ध रेखा, तो इसके ऊपर ये आधा गोला और इसके ऊपर ये आधा गोला, नीचे ये आधा गोला। तो इफ़ अर्थ इज़ स्फेयर तो ये आधा हेमिस्फेयर, ये भी आधा हेमिस्फेयर, अर्ध गोला हुआ ना। तो ये बीच में इक्वेटर है, ये नीचे का साउदर्न हेमिस्फेयर होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो अब देखिए 22 दिसंबर का समय सन तो वहीं था, लेकिन क्योंकि अर्थ रेवोल्यूशन करती है और अर्थ अब से अपने एक्सिस पे, ये अर्थ का एक्सिस है, एक्चुअल एक्सिस तो ये होना चाहिए था ना, बट ये जो एक्सिस है ये हुआ नहीं। अर्थ का एक्सिस इस एक्सिस के कंपैरेटिवली टिल्टेड है। अर्थ देखें एक्सिस कैसा है, अगर आप देखें तो एक्सिस तो ऐसा हो सकता था ना, स्ट्रेट 90 डिग्री, बट एक्सिस टिल्टेड है। तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, और इसी टिल्टेड फॉर्म में ये रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड। तो उसी रेवोल्यूशन के दौरान 22 दिसंबर के समय में सन वहीं है। ऐसी परिस्थिति बनती है कि अर्थ का ये जो बल्ज है, रीजन, ये सन को फेस कर रहा है। समझ में आई? लेकिन अब यही सन यहाँ पर है, और मान लीजिए कि ये अर्थ रेवोल्यूशन करके गई, डन। अब इसी समय में आप नोटिस करें, रोटेशन भी हो रही है ना साथ साथ। ये जो इंडिया है यहाँ पर ही सन है। अब आप नोटिस करेंगे इंडिया के रीजन को सन फेस कर रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि ये बल्जिंग एरिया अब सन के सामने आ गया। अब इसी तरह से ये अर्थ घूम करके इधर आई, अब ये हिस्सा सन को फेस करने लगा। अब इसी तरह से अर्थ घूमी तो अब ये हिस्सा फेस करने लगा। तो क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो पूरे साल में वो गोला मारती है सन के अराउंड। इसकी वजह से सन की रेज़ का जो फॉल है अर्थ के ऊपर, वो ऊपर और नीचे जाता रहता है। इसे हम फॉरवर्ड एंड इसे हम नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन कहते हैं। जबकि असल में सन कहीं माइग्रेट नहीं कर रहा, सन तो रुका हुआ है, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है अपने एक्सिस से। इसकी वजह से वो इस टिल्टेड वर्जन में रेवोल्यूशन करती है। तो कभी उसका ये बल्ज्ड रीजन सन को फेस करता है वर्टिकली, कभी ये वाला रीजन सन को फेस करता है वर्टिकली। और क्योंकि 23.5 डिग्री ही अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, इसकी वजह से सन की मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे वर्टिकल रेज 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे ही पड़ेंगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे ही लास्ट पॉइंट है जहाँ तक वर्टिकल रेज फॉल करेंगी। इसलिए 23.5 डिग्री पे साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना दिया, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना दिया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कर्क रेखा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? तो इस तरह से सन इक्वेटर के 0 डिग्री लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पूरे साल के बीच मूव करता रहता है, माइग्रेशन। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाने में 3 महीने लेता है, और फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर तक वापस आने में 3 महीने लेता है। तो 6 महीने सन पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहता है। फिर इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जाने में 3 महीने, और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से इक्वेटर तक वापस आने में 3 महीने। तो 6 महीने ये साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। लेकिन सन है बहुत बड़ा है, तो रेज़ उसकी ग्लोब को मिलती रहती हैं स्लांटेड, लेकिन वर्टिकल वहाँ पर फॉल कर रही हैं जहाँ पर वो एक्चुअल है। इसलिए 21 जून को
वह एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे गर्म दिन है वो। इसलिए इंडिया में सबसे गर्म दिन है, इंटरनेशनल योगा डे है वो, सबसे लंबा दिन। उसके बाद से वो नीचे की ओर माइग्रेट करना शुरू कर देता है और 23 सितंबर को वो इक्वेटर पे वर्टिकल होता है। इसे ही हम ऑटम सीज़न का ऑनसेट मान लेते हैं और इसे हम इक्विनॉक्स मानते हैं। 23 सितंबर के अराउंड पंजाब को ही देख लेना, इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स हो जाती हैं, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। 23 सितंबर के बाद वो नीचे चला जाता है और 22 दिसंबर को वो वर्टिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और वो भारत में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, सबसे लंबी रात हो जाएगी, क्योंकि उस दिन वो साउदर्न हेमिस्फीयर में जितना नीचे जा सकता था चला गया। उसके बाद से 22 दिसंबर के बाद से वो ऊपर वापस आने लगता है और ठीक यहाँ पर 23 मार्च को फिर से वो इक्वेटर पे होता है और फिर से वहाँ पर इक्विनॉक्स होता है। मार्च में फिर पंजाब में देख लेना इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। फिर मार्च से वो 21 जून तक वापस से कैंसर पे आ जाता है। तो इस तरह से सन ऊपर नीचे माइग्रेट होता प्रतीत होता है, बट असल में ये अर्थ के दो मोशन एक साथ एग्जीक्यूट हुए हैं, रोटेशनल एंड रेवोल्यूशनरी। ये रेवोल्यूशनरी मोशन जो है, रोटेशनल एंड रेवोल्यूशनरी मोशन, ये सीजनल चेंज के लिए ज़िम्मेदार है। सीज़न का चेंज इसकी वजह से आता है और रोटेशनल मोशन दिन और रात के लिए ज़िम्मेदार है। तो देखिए, आपको ये दोनों ही चीज़ें सूरज के मामले में नजर आई और आपको ऐसी गलतफहमी हो गई कि सन मूव करता है। सन ना तो दिन और रात के मामले में मूव किया, ना सर्दी और गर्मी के मामले में मूव किया। असल में मूवमेंट हमारी अर्थ की ही थी। दिन और रात का कारण रोटेशन से था, सर्दी गर्मी का कारण रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन, लेकिन रेवोल्यूशन के भी साथ साथ अर्थ का टिल्टेड होना था। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम मोशंस को समझ पाते हैं। तो आम भाषा में सीधे सीधे ये कह देना कि ऑब्जेक्ट एक तरह का ऑब्जेक्ट इन मोशन में तब है जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे तो हमने देखा, लेकिन अब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसके बहुत सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसके बारे में लिखा कि वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। हम सीधा उसका मोशन क्यों नहीं परसीव कर पाते? क्योंकि हम अर्थ के ही ऊपर हैं, अर्थ की ही रफ्तार के साथ ही अर्थ के साथ ही घूम रहे हैं, इसलिए हमें अर्थ कोई अलग से मूव करती सब नज़र नहीं आ रही। ऐसी कोई चीज़ हो जिससे हमें रस्सियाँ बांध दी जाएँ और हमें थोड़ा सा पीछे की ओर खींचा जाए और फिर हमारे पैरों के नीचे की अर्थ थोड़ी हमसे तेज़ी से घूम जाए, फिर हमें सब समझ में आ जाएगा कि अर्थ घूम रही है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शक्तियाँ हैं नहीं। क्यों? हम अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ के साथ अटैच्ड हैं और उसी ग्रेविटेशन की वजह से अटैच होने के साथ साथ अर्थ के घूमने के साथ साथ ही घूमते हैं। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, कितनी रफ्तार से अर्थ घूमती होगी, थोड़ा अंदाज़ा बताओ मुझे। अर्थ की रोटेशनल स्पीड कितनी होगी? तुमने ज़्यादा से ज़्यादा सबसे फास्ट ट्रेन की रफ्तार कितनी सुनी है? 585 किलोमीटर। जापान ने गाड़ी चलाई तो 600 किलोमीटर पर आवर लास्ट। ये नॉर्मल नहीं चलती, नॉर्मल वही 350 किलोमीटर पर आवर। 1612 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अर्थ घूमती है। इसलिए तो मेरे बच्चों 40,075 किलोमीटर के अराउंड की इक्वेटर है। आप इक्वेटर पे रहते हो, यहाँ पे ये आपका घर है और ये पूरी 40,075 किलोमीटर है। कितनी? 40,075 किलोमीटर। और ठीक 24 घंटे के बाद आप वापस से सन को फेस करोगे तो 24 आवर में आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अर्थ की रोटेशनल स्पीड इमेजिन कर लो। आई बात समझ में? यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ से तेज़ ट्रेनें भी 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस 24 घंटे में पूरा नहीं कर पाती। अमृतसर से हावड़ा, अमृतसर से हावड़ा कितना है? वो 2200 किलोमीटर। और इन्हें सफ़र पूरा करने में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जैसे कि अकाल तख्त एक्सप्रेस है या फिर दुर्गियाना एक्सप्रेस है, कम से कम ये उस डिस्टेंस को पूरा करने में 26 से 30 घंटे लेती है। और हम 40,075 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा करके 24 घंटे में फिर खड़े हो जाते, कहते सूरज आ गया। तो मतलब वही है कि रफ्तार 1612 किलोमीटर। लेकिन फिर भी हमारे बाल नहीं उड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हम उड़ नहीं जा रहे हैं पृथ्वी से। एक तो ये है कि ग्रेविटेशन ने हमें बाउंड कर रखा है और दूसरा ये है कि ये पृथ्वी की बात हो रही है, ये कुछ अलग ही है।